चौथी पीढ़ी है। मेरे परदादा जी, दादाजी, पिताजी और अब मैं। जनून लगन वो आर्य समाज की वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ डीएनए में ही था। सनातन प्रवृत्ति ऐसी थी लोगों के अंदर, अंधविश्वास, ढकोसला, कोई भी कर्म करो, गंगा में स्नान करो और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर कोई चीज़ तार्किक रूप से जो समझाई जाती है वो हमारे आर्य समाज में है। कोई भी संकट देश के ऊपर आता है, वहाँ पर भी आर्य समाज इतना बड़ा योगदान अपना देता है। एक बार जरूर आर्य समाज में आए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आर्य समाजी रूपी शैल मिला। निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करना ये कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन आज आर्य समाज से जुड़े कार्यकर्ता, अधिकारी, सदस्य सभी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 50 वर्षों की गौरवमय यात्रा के क्षण है। पॉडकास्ट के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आर्य समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सभी सदस्यों के अनुभव, उनके संस्मरण, उनका संघर्ष और प्रेरणादायक विचार नई पीढ़ी तक पहुंचे। मैं हूं हरप्रीत कौर, सस ने आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें हमारे स्पेशल गेस्ट है श्री अजय कालरा जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ अजय जी। नमस्ते जी। और आपका आभार व्यक्त करती हूँ आपके बहुमूल्य योगदान के लिए। धन्यवाद। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी आर्य समाज के साथ आप कैसे जुड़े और कौन सी ऐसी बात या पुस्तक या घटना या कोई व्यक्तित्व जो आपको प्रेरणा दे गया। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है, परमपिता परमात्मा की मेरे ऊपर विशेष कृपा है कि मुझे आर्य समाजी परिवार में पैदा होने का सौभाग्य मिला। चौथी पीढ़ी है। मेरे परदादा जी, दादाजी, पिताजी और अब मैं आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है। परमपिता परमात्मा की मेरे ऊपर विशेष कृपा है बहन जी। जी अजय जी, आपने बताया जिस तरह से आपकी 4 पीढ़ियाँ, आप 4 पीढ़ी के बाद बहुत ही ये कहेंगे कि प्रेरणादायक आपकी पूरी यात्रा है। कुछ बताइए परिवार के बारे में, कहाँ से आपका बर्थ है, कहाँ से शुरुआत हुई। हमारे जो परदादा जी थे वो पाकिस्तान से थे। सबका ऑलमोस्ट जो आए हैं पंजाबी परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे परदादा जी डेरा गाजी खां से थे। वहीं पर आर्य समाज की स्थापना भी की महर्षि दयानंद जी से प्रभावित होकर। उसके बाद जब विभाजन हुआ देश का, उसके बाद हमारे परिवार को फरीदाबाद के अंदर, बल्लभगढ़ के अंदर कुछ हम लोगों ने ज़मीनें वहाँ ली। गौछी हमारा बेसिकली गांव था। आज जो सेक्टर 55 और 56 फरीदाबाद का है, वो मेरे पेरेंटल मतलब जो हमारे दादाजी परदादाजी वहाँ खेती किया करते थे, तो वो हमारा ही था सारा। और उसके बाद वहीं गौछी गांव में आर्य समाज की और बल्लभगढ़ में आर्य समाज की स्थापना मेरे परिवार द्वारा ही की गई थी। जी, पाकिस्तान से यहाँ भारत। जी, तो पाकिस्तान की कुछ यादें आपके दादा या उनके पुत्र, आपके पिताजी, वो कुछ बताते हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक विशेष आर्य समाज ने आर्य समाज का बहुत वहाँ पर एक तरह से मैं कह सकता हूँ जलवा था। लोग दीवाने थे बहुत। उस गुरु के इतने दीवाने थे, दयानंद जी के हमारे इतने दीवाने थे कि कोई भी कार्य आर्य समाज के नियमों के विपरीत करते ही नहीं थे। तो बताया करते थे, पिताजी उस समय छोटे थे जब आए हैं, तो जनून लगन वो आर्य समाज की वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ डीएनए में ही था। जी, तो कोई विशेष घटना आपको याद हो अपने पिताजी के साथ या दादाजी के साथ? मैं तो उस टाइम छोटा था, मगर यहाँ जब यहाँ आए हैं तो मुझे बल्लभगढ़ और गौछी जो हमारा गांव था, वहाँ की मुझे घटनाएं याद हैं कि जज करना, सब लोगों के घरों में जा जाकर बुलाना और उसके बाद लोगों को इकट्ठा करना। क्योंकि लोगों की मुझे लगता था कि तब ऐसा नहीं था कि सभी आर्य समाज से प्रेरित थे, क्योंकि सनातन प्रवृत्ति ऐसी थी लोगों के अंदर, अंधविश्वास, ढकोसला, वो बहुत ऐसा था कि वो आते नहीं थे। उनको जा जा के मेरे दादाजी सबको प्रेरणा देते थे कि एक बार आर्य समाज चलो, आर्य समाज चलो। तो वो मुझे घटनाएं आज भी याद है। मैं बहुत छोटा होता था तो सबको लेके आना आर्य समाज के अंदर।
वो ये कार्य हमेशा करते रहते थे। मुझे याद है कि सबको लेके साथ चलना। जी, तो आपका जन्म वल्लभगढ़ का ही है? मेरा जन्म दिल्ली का है, जी। मगर आना जाना छोटे थे कि दादाजी उस टाइम वहाँ कुछ टाइम रहते थे कि ज़मीनें हमारी थी। जी, जी। दादाजी के भाई भी वहीं रहते थे, फिर बाद में दिल्ली मूव हुए। जी, तो उस सफ़र के दौरान आपने क्या चुनौतियाँ देखी? जैसे आपने बताया कि वहाँ पर अंधविश्वास और एक आर्य समाज को बताना कि आर्य समाज भी, इसका कोई वजूद भी था। एक वो चुनौती है और एक समाज की चुनौती है। उस यात्रा में आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, उसके अंदर समाज के टाइम उस टाइम जैसे मूर्ति पूजा का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। जी। और उस टाइम मुझे आज भी याद है, मैं छोटा था, तो वो छोटे छोटे संतोषी माता वगैरह की वो बहुत ज़्यादा वो चला करती थी। तो हमारे दादाजी वगैरह पिताजी ये कहते थे कि भाई इन चीज़ों से बचो और निकलने की कोशिश करो। जो सत्य है जीवन का उसको स्वीकार करो कि हम जो कर रहे हैं हमें उस चीज़ की वो मिलेगी। मगर लोगों का ये होता था कि मैंने जो चुनौतियाँ वहाँ देखी उस टाइम वो समझाते थे उनको कि लोग कहते थे कि कोई भी कर्म करो, गंगा में स्नान करो और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो उस टाइम वो कहते थे नहीं, वेदों के अंदर जो हमारा मंत्र है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मुझे आज भी वो मंत्र मेरे दादाजी ने सिखाया था कि जो हम कर्म करेंगे उसका मुझे निश्चित रूप से भुगतान करना पड़ेगा। तो पूरा प्रयास करते थे कि इनको वहाँ से निकाल कर आर्य समाज की ओर इनको प्रेरित किया जाए। जी, तो आपने जब शिक्षा ग्रहण करी, आप जानना चाहूँगी कहाँ से आप पढ़े और कैसे आपका शुरुआती जो जीवन था? और इस शिक्षा लेते हुए जब आर्य समाज के बारे में, आपका तो परिवार जुड़ा था, लेकिन और भी बहुत सारे मत संप्रदाय, और जैसे आपने बताया मूर्ति पूजा है या वो आम जो था, लेकिन ये जो रीति रिवाज, ये जो भी थे, ये जिसका पाखंड रूप ले लिया गया बाद में, तो इसमें आपका कैसा रहा समझाना, जो आपने पहले खुद समझा और फिर सबको समझाया? क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे घर में ये कभी भी ये चीज़ें नहीं रही, कभी भी नहीं रही कि मूर्ति पूजा करना है या कुछ इस तरीके के आडंबर पाखंड जिस तरीके के जो आज और बढ़ते जा रहे हैं वो कभी भी नहीं थे। तो उन चीज़ों से मैं बचा रहा, परिवार बचा रहा, लोगों को यही प्रेरित करते थे कि एक बार आओ समझो, क्योंकि अगर कोई चीज़ तार्किक रूप से जो समझाई जाती है वो हमारे आर्य समाज में है। वैज्ञानिक तरीके से अगर कोई चीज़ समझाई जा रही है तो वो आर्य समाज के अंदर है। अगर अपने आप सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो वो आर्य समाज में ही आके आपका हो सकता है, जहाँ पर आपको वेदों की शिक्षा मिलती है, जहाँ पर आपको ये लिखा जाता है, बताया जाता है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, हमेशा सत्य की बात। वो जब सीखा, दिमाग में आया, पेरेंट्स भी यही बताते थे कि कोई भी बेटा ऐसा कार्य नहीं करना, क्योंकि ना परिवार में रहा। मैं आज भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इन चीज़ों से बचा रहा, तभी आज मैं जीवन में उन्नति कर पाया। तो आप कुछ और बताना चाहेंगे कि आर्य समाज से जुड़ने के बाद आपने अपने अंदर किस तरह का बदलाव देखा या बदलाव लाने की सोची? मुझे परमात्मा की दया से एक संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ था, अच्छे परिवार में जन्म हुआ था। आर्य समाज से जुड़ने के बाद मेरे अंदर जो चेंज आया, सबसे बड़ी बात ये आई थी, मुझे जो आज भी अच्छी लगती है, मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे उसका निश्चित रूप से फल मिलना है। और दूसरी चीज़, मैं आज भी उन पाखंडों से, आडंबरों से बच चुका हूँ। जो मैं जिस चीज़ को देखता हूँ कि लोग इतने मतलब पतन के गर्त में जा रहे हैं, आज भी पढ़े लिखे होने के बाद भी मैं उन चीज़ों से बच चुका हूँ। तीसरी चीज़ और जो मुझे बहुत अच्छी मेरे में आर्य समाज से जुड़ने के बाद, और जब जैसे जैसे समझ आई, ज्ञान विकसित हुआ, तो एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं जिस व्यवसाय में हूँ, मैं रियल एस्टेट के व्यवसाय में हूँ, मैंने जीवन के अंदर कभी भी, और लोगों का भी, मांसाहार और कभी भी कोई ऐसी नॉनवेज की आइटम्स या ड्रिंक्स, इन चीज़ों से परमात्मा की दया से हम लोग बचे रहे हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आर्य समाजी रूपी शैल मिला, एक सुरक्षा कवच मिला। मैं इन चीज़ों से बचा रहा बहुत। और मतलब मैंने जैसे आपको बताया, जिस प्रोफेशन में हूँ मैं, तो उस प्रोफेशन में कॉमन चीज़ें हैं, डेली पार्टीज़ होना, डेली कुछ ना कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ होना, जिसमें सब चीज़ें कॉमन हैं, जैसे आज की जो हमारी यंग जनरेशन मानती है। मगर मैं सौभाग्य से
इन चीज़ों से इन बुराइयों से मैं बचा हुआ हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली, और मेरा पूरा परिवार, मेरे आगे बेटा है वो भी अभी बचा हुआ है। जी, परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरी धर्मपत्नी जी हैं, वो पहले एजुकेशन का काम करती थी, अब छोड़ दिया है उन्होंने। मेरे घर में और मेरे पिताजी हैं, जो पूर्ण रूप से आर्य समाज की सेवा में आज भी लगे हुए हैं। 87 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। आर्य समाज उनके खून खून में बसा हुआ है, नस नस के अंदर बसा हुआ है। और बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सीनियर ऑडिटर है, वो गवर्नमेंट जॉब में है। जी, जी। तो आप तो ब्लेस्ड है कि आप आर्य समाजी शुरू से रहे। मैं शुरू से मानता हूँ कि प्रभु की कोई विशेष कृपा है मेरे ऊपर। लेकिन अजय जी, आप अपने आसपास जब देखते हैं या आपको सब देखते हैं कि ये तो बोलते होंगे कि आर्य समाजी आ गया, इसके अलग ही विचार हैं, तो वहाँ आप कैसे ये बिल्कुल सुनने में आता है जब भी मैं, क्योंकि एक्चुअली हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, परमात्मा की दया से मुझे आज जो कुछ भी मिला है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे बुजुर्गों का, परमात्मा का और आर्य समाज का विशेष योगदान है कि मैंने खूब तरक्की की है। और रियल एस्टेट में जैसे ही हम कहीं जाते हैं और जब वो बात करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि ये अजय कालरा जी आर्य समाजी हैं, इनके सामने कोई ऐसा खाना पीना या कुछ इस तरीके की बात नहीं करनी है, ये सच्चाई है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव का काम करती हैं। जी बिल्कुल। अजय जी, जैसे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के जो 50 वर्ष की ये यात्रा है, बहुत स्वर्णिम यात्रा है ये। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ये जानना चाहेंगे कि सभा के साथ जुड़ने का जो आपका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बताएं। सभा के साथ जुड़ने का, और मुझे कई बार दायित्व भी दिए गए हैं बहुत सारी जगहों पर। बहुत ही अच्छा हमारी सभा कार्य कर रही है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि उसके अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी सम्मिलित किया गया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने अधिकारियों का, और इतना अच्छा कार्य कर रही है आर्य समाज को आगे बढ़ाने का। देश, समाज और छोटे छोटे जितने भी प्रकल्प हैं जिनकी आज ज़रूरत है, वो हमारी सभा उन सब कार्यों को कर रही है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि वो छोटे बच्चे से लेकर जिनके पास आय के साधन नहीं हैं, उनको छात्रवृत्ति देना। फिर उसके बाद जैसे ही वो बड़े होते हैं, अगर उनके पास और आगे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, इन प्रकल्पों के साथ भी मुझे सभा ने जोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद घर घर यज्ञ की योजना, पूरे संसार को शुद्ध करना, पूरे राष्ट्र को शुद्ध करना। कोरोना के अंदर कितना बड़ा कार्य था जो हमारी सभा ने किया है कि घर घर में जो बेचारे बीमार लोग हैं उनके यहाँ खाना पहुँचाना, उनको दवाइयाँ पहुँचाना। और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात, जिन बेचारों का देहांत हो गया है उनका अंतिम संस्कार भी हमारी सभा के द्वारा करवाया गया है। मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा कार्य था, हर आदमी वो कार्य नहीं कर सकता था। और ऐसे बहुत सारे हमारे प्रकल्प आज भी चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सभा का ये मान के चलिए आप 50 साल क्या, इतना स्वर्णिम इतिहास है जिसका बखान इन शब्दों में नहीं हो सकता। छोटे से शब्दों में इतना कार्य आज भी कर रही है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं तूफान आता है, सभा द्वारा सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता, हमारी समाजें वहाँ जाकर उस कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके लिए मैं सभा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि आर्य समाज से जुड़े उसके स्वर्णिम अध्याय का एक बार अध्ययन जरूर करें। विभिन्न प्रकल्प जो हैं वो उस पे सराहनीय कार्य कर रही है इस वक्त आर्य समाज और दिल्ली सभा। कोई विशेष, कोई रोचक आप घटना बताना चाहेंगे जहां आपको लगा हो कि नहीं, बड़ी मुश्किल आ गई थी लेकिन हमने उस मुश्किल को पार किया, सबने मिलकर कार्य किया? देखो, सम्मेलन हम आर्य समाज के कई कर रहे हैं। अभी पीछे कई महासम्मेलन हुए हैं। तो अभी जैसे टंकारा में भी हमने, जो हमारे गुरु जी की एक तरह से मान के चलता हूँ, स्वामी दयानंद जी की जन्मभूमि भी है, वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। तो माननीय राष्ट्रपति जी भी वहाँ पर आई थी, तो मुझे वहाँ पर भोजन की व्यवस्था दी गई थी। जबकि मेरा बेस तो दिल्ली है, मगर वहाँ पर भोजन की व्यवस्था, जो वीआईपीज़ थे उनके भोजन की व्यवस्था का दायित्व मुझे दिया गया था। मगर वहाँ पर जो मैंने देखा, वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन लोगों की भी डेडिकेशन देख के मेरा उत्साह और बढ़ गया
क्योंकि सवेरे वहाँ पर आसपास सराउंडिंग टंकारा छोटा सा ही एक गांव है, एक तरह से मैं समझता हूँ। वहाँ बहुत सारी चीज़ें, इतनी लाखों की तादाद में वहाँ हमारे आर्यजन वहाँ पधारे थे। वहाँ पर सवेरे सवेरे उनके भोजन की व्यवस्था करना, प्रतिदिन सामान लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो वहाँ के लोकल निवासियों के साथ मिलके उनकी डेडिकेशन देख के वो कार्य मेरे को सौंपा गया था। मुझे बड़ा आनंद आया कि उस कार्य को मैंने सफलतापूर्ण, उस कार्य का मैंने निर्वाह किया। लगभग उस टाइम जो भोजन जो हमारे पास, मेरे पास जो था, उसमें वीआईपी और विदेश विभाग का था। कम से कम 2 से 2,500 आदमी एट ए टाइम आ जाता था। और सवेरे नाश्ता प्रारंभ होके उसके बाद लंच की तैयारी और उसके बाद डिनर की तैयारी, लगभग 5 से 7 हज़ार आदमी एक टाइम खाना खाता था। उनके भोजन की व्यवस्था करना, क्योंकि बहुत ही छोटा वो गांव था, सामान को एकत्र करना। अब जैसे हमने दिल्ली में भी किया, अपना भी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ है, उसके अंदर इतना चैलेंज नहीं आया। यहाँ पर भी मेरे पास वीआईपी और विदेश विभाग की जिम्मेवारी थी भोजन की, तो मुझे वो दायित्व दिया गया। परमात्मा की दया से ये भी बहुत अच्छा मैंने उस चीज़ का निर्वाह किया। जी, बहुत खूब, बहुत ही सराहनीय कार्य हुए। टंकारा ही नहीं बल्कि ऐसे जो भी महासम्मेलन और महोत्सव हैं उसमें दिल्ली सभा और बाकी सभाएं मिलकर कार्य करती हैं। बिल्कुल। तो अजय जी, अगर मैं कहूँ कि खास काम जो रह गया और प्रकल्प जैसे बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन अभी कहते हैं ना, अजय कालरा का भी एक सपना था अभी जो वो पूरा करना है, या महर्षि के सपने थे अधूरे, वो अभी रहते हैं। मैं इसमें जैसे हमारे स्वामी दयानंद जी ने और सभा का एक विशेष वो चल रहा है कि बच्चों की एजुकेशन, क्योंकि जब तक उनको ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे। शिक्षा के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा वो रहता है। और मैं प्रतिभा विकास जो हमारा प्रकल्प चल रहा है उससे जुड़ा भी हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इसके अंदर और जितना मेरा योगदान हो सकता है मैं वो दे पाऊँ, कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सही दिशा हमारी सभा के द्वारा जो दिखाई जा रही है उसके साथ मैं और आगे क्या कर सकता हूँ उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और उसके अंदर मेरा जो भी योगदान रहता है सभा द्वारा, जो मुझे दायित्व दिया जाता है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा प्रकल्प वो आज भी हमारा चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारे उसमें से सिविल सर्विसेज को क्लियर कर चुके हैं। मेरा भी खुद का एक सपना था एक बार कि जब मैं एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पास आउट किया है, तो मेरा भी सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज को एक बार क्रैक करूं। कुछ कारणवश मैं बिजनेस के अंदर आ गया अपने, तो लेकिन मेरी आज इच्छा आप थी कईयों के सपने पूरे कर आज वो मेरा सपना है कि कई बच्चे को उस रूप में कोशिश रहती है कि उनका जब भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनको जाना, उनसे मिलना, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं जिनके पास कोई भी साधन नहीं है। सभा इतना सराहनीय कार्य कर रही है वो कि जिनके पास साधन नहीं है। कामयाबी आप बताना चाहेंगे, कितने कामयाब हुए स्टूडेंट्स उनके बारे में? लगभग 25 से 30 बच्चे हमारे सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस में आ चुके हैं, और भी चल रहे हैं जिनके लिए अभी भी हमारे एग्ज़ाम होना है। छात्रवृत्तियाँ हम दे रहे हैं, और मैं प्रेरणा भी देता रहता हूँ लोगों को कि जैसे जो गरीब घरों के बच्चे हैं, और प्रयास करता हूँ कि जितने भी समाज में जो अच्छे संपन्न लोग हैं उनको बताने का प्रयास करता हूँ। छात्रवृत्ति भी मैं सभा को पहुँचा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो गरीब घरों के बच्चे हैं उनके लिए आप अपनी धनराशि अवश्य दें। एक अच्छे कार्य के लिए ये पैसा आपका वहाँ लग रहा है, तो आप ज़रूर हेल्प करें। अजय जी, जो बच्चे हमें इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो शायद किसी के मन में आया होगा, परिवार के मन में, या कि हम भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे सभा कार्यालय में भी आकर आप ये जानकारी ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम पूरा इस चीज़ का प्रचार करते हैं, आप वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। और लास्ट ईयर भी हमने, हर साल हम छात्रवृत्तियाँ देते हैं, 2.5 से 3 करोड़ रुपए की हमने छात्रवृत्ति हमने बांटी थी, और आगे भी इसी प्रकल्प को और बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सज्जनों का हमें सहयोग भी मिल रहा है, और बहुत ही एक नोबल काज है ये इस कार्य के अंदर। अब मैं तो ये आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग इस कार्य के लिए जुड़े और अधिक से अधिक धन दें, ताकि जो लोग
नहीं पढ़ पाते उनका सपना आगे पूरा हो सके। अजय जी, बहुत ही सराहनीय कार्य है। कम से कम जो लोग ये सोचते हैं कि आर्य समाज सिर्फ यज्ञ कराता है या विवाह शादी कराता है, उनकी सोच जरूर बदलेगी कि आर्य बिल्कुल समाज क्या क्या बदलेगी जी। कराता है। आर्य समाज तो और बहुत ऐसे कार्य कर रहा है, बाकी मैं अब संस्थाओं का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ धन का नीरा और नीरा दुरुपयोग ही होता है, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मगर हम इतने छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी हम छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं। उसके बाद हम लोग जैसे कोई भी संकट देश के ऊपर आता है, वहाँ पर भी आर्य समाज इतना बड़ा योगदान अपना देता है। जैसे कहीं भी भूकंप आया, पीछे सुनामी आई है, तो आर्य समाज सबसे पहले, बाढ़ आती है, आर्य समाज हमारी सभा सबसे पहले वहाँ खड़ी मिलती है आपको, सबसे पहले। शुभ अवसर है, 50 वर्षों का स्वर्णिम कहेंगे जो यात्रा है वो पूरी कर रहा है दिल्ली सभा, और आर्य समाज के भी कई वर्ष हो गए और आगे भी निरंतर यात्रा जारी रहेगी। कोई शुभ संदेश आप देना चाहेंगे, खासकर विशेषकर नौजवानों को? बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि मैं ये चाहूँगा कि एक बार आर्य समाज से जुड़े अवश्य बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा। अगर अपना आप सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, अगर आप जीवन में डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को उन्नत उठाना चाहते हैं, तो एक बार आर्य समाज से के साथ जरूर जुड़ने का प्रयास करें। मेरा ये एक आप लोगों के से विशेष आग्रह है कि एक बार आएँ कि जो स्थितियां आज हम देख रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि आर्य समाज, मैं ये नहीं कि मैं आर्य समाजी परिवार में जुड़ा तो मुझे उस चीज़ का, भाई ये चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जन्म कहीं और हुआ होता तो शायद आप वैसे होते, नहीं, मैंने उस चीज़ खूब पढ़ा। अगर, क्योंकि देखो आज हमारी यंग जनरेशन, इसको जिसको हम जन जी बोलते हैं आज की डेट में, वो हर चीज़ तर्क की कसौटी पे तोलने के बाद उस चीज़ को फॉलो करती है। तो अगर आप तार्किक बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो वो आपको सारी चीज़ें आर्य समाज में ही मिल पाएंगी। मुझे नहीं लगता कोई संस्था है जिसमें आप बच पाएंगे। नहीं तो आप जैसे आज स्थिति आप देख रहे हैं, रोज़ आप देख रहे हैं, नारी शक्ति को पढ़ाने का सबसे बड़ा जिम्मा, मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, आज अगर आपकी माता जी पढ़ी लिखी हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो आर्य समाज है। नारियों की शिक्षा के लिए जितना कार्य है स्वामी दयानंद जी ने किया है, सती प्रथा, बाल विवाह, जितना कार्य है, मैं आपको सिर्फ एक आखिरी ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि जितना कार्य अगर आज नारी मातृशक्ति के लिए किया, वो अगर किया है तो वो आर्य समाज ने किया है। आज आगे हमारी सभा उस कार्य को आगे बढ़ा रही है। तो मैं जितनी भी न्यू जनरेशन है उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा विनम्रतापूर्ण कि एक बार जरूर आर्य समाज में आए, समझें कि सत्य की कसौटी क्या है और जो हम कर्म करेंगे उसका हमें निश्चित रूप से फल मिलेगा। अगर इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं, कर्म व्यवस्था भी, और आगे जीवन में उन्नति आप चाहना चाहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, और अगली आने वाली पीढ़ी को अपनी डिप्रेशन से अगर बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि आर्य समाज में अवश्य आएँ। हमारे यहाँ साप्ताहिक सत्संग होते हैं, उसके अंदर आप आएँ, अपने विचार भी रखें। और जहाँ सबसे बड़ी चीज़, और संस्थाओं में सिर्फ आपको वन वे एंट्री है, आप सुन सकते हैं अपने विचार, अपने तर्क, आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनको आप नहीं रख सकते। आर्य समाज ही आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारी सभा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हर चीज़ का उत्तर मिलेगा, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो आप एक बार अवश्य आएँ। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और समाज के उत्थान के लिए आप क्या कार्य कर सकते हैं, अगर आपको कहीं ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज में मिलेंगी। आपको मैं इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि देश की आज़ादी के अंदर अगर किसी का योगदान रहा है तो लगभग 80% जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो आर्य समाज से ही जुड़े हुए थे। अगर आप अपने जीवन को उठाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आर्य समाज के साथ जरूर जुड़ें, जहां आपको ईश्वर भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति, समाज की सेवा, वो सारे ही अवसर उपलब्ध होंगे।
धन्यवाद। जी मेरे अजय जी, संदेश। इस इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना धन्यवाद। चाहती हूँ, आभार आपका। तो दर्शकों, इसी अटूट विश्वास और मंगल कामना के साथ कि आर्य समाज वैदिक ज्ञान, सत्य, संस्कार और मानव कल्याण की इस दिव्य ज्योति को अपने आने वाले वर्षों में और अधिक उज्जवल बनाते हुए जन जन तक पहुंचाता रहेगा। आपसे आज्ञा लेते हैं। आपका स्नेह और सहयोग यूं ही बना रहे। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।